बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओ लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 7707 उसका अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 1 करेंगे। पेपर 1 जैसा कि आपको पता है कि MCQ से रिलेट करता है और इस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक ऑलरेडी रिकॉर्डेड हैं। अगर आप क्राचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं तो वहाँ प्लेलिस्ट में आपको फोल्डर मिलेगा अक्टूबर नवंबर 2019 MCQs, वहाँ आप ये देख सकते हैं। आज हम 26 से स्टार्ट करेंगे अपने इस लेक्चर का। 26 के अंदर ये कहता है द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, कि एक लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर ये अकाउंट्स अपीयर हो रहे हैं। अकाउंट्स कौन कौन से हैं? डेबेंचर्स हैं। डेबेंचर्स की नेचर आपको पता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी की होती है। नॉर्मली इसके अंदर क्या होता है कि इंटरेस्ट हम देते हैं लोगों को जिनसे हमने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लिया होता है। वेरेज अगर हम जनरल रिजर्व की बात करें, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल की बात करें या रिटेन अर्निंग की बात करें, ये तीनों शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होती हैं लिमिटेड कंपनी के अंदर। मैं आपके कंसेप्ट को रिफ़्रेश करता हूँ। देखिए, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर जो बिजनेस कर रहा है उसके कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वेरेज अगर पार्टनरशिप है तो जो कुछ भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा वो पार्टनर्स के दरमियान जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम लिमिटेड कंपनी की बात करें तो वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जिसके स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी जिसके शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हो रहे होते हैं। तो वहाँ जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो फिर अगर बढ़ता है शेयर होल्डर्स में तो वो डिविडेंड का एक लफ्ज़ है, डिविडेंड की फॉर्म के अंदर जाता है। और बाकी फिर उसको फिर एक जिसको इनकम कहते हैं उसे रिटेन अर्निंग का अकाउंट कहते हैं। वहाँ फिर वो प्रॉफिट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ से अगर कोई पर्टिकुलर काम के लिए आपको फ़ंड चाहिए तो फिर आप जनरल रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो नॉर्मली जनरल रिज़र्व हो गया, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हो गए और रिटेन अर्निंग हो गई। तो सारे का सारा आप डिविडेंड की फॉर्म के अंदर नॉर्मली कंपनीज नहीं देती, क्योंकि कंपनी आप चला रहे हैं तो कुछ आप बचा कर रखते हैं। और अगर डेफिसिट है तो रिटेन अर्निंग का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है और रिटेन अर्निंग का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर लॉसेज हैं तो फिर वो डेफिसिट में चला जाएगा और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो फिर रिटेन अर्निंग प्लस होगी, क्रेडिट बैलेंस होगा। अगर कोई बैलेंस आपको ना दे डेबिट क्रेडिट तो आप यही एज्यूम करें कि ये क्रेडिट बैलेंस है कि आपकी इनकम है। तो ये तीन अकाउंट जो हैं जनरल रिजर्व, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, ये शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं। पूछता क्या है? कहता है विच फॉर्म पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी, के विच फॉर्म पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ द कंपनी, कि इनमें से कौन सी चीज़ें जो हैं इक्विटी ऑफ द कंपनी का फॉर्म में आती हैं। तो 1 and 3 ओनली, 1 तो है ही नहीं बिल्कुल, तो ये चॉइस इनकरेक्ट हो गई। 2 and 3 ओनली, ये भी इनकरेक्ट है। 2, 3, 4, अगर हम 2, 3, 4 जैसे मैं आपको बताकर आ रहा हूँ कि ये तीनों जो हैं वो एक्चुअली शेयर होल्डर्स इक्विटी का पार्ट होंगे। 2 and 4 इनकरेक्ट चॉइस है। तो 26 के अंदर अगर हम देखें लॉजिकली तौर पे तो हम कह सकते हैं कि सी चॉइस जो है 26 के अंदर वो हमारी सही चॉइस है। तो ये फिर हमने कर लिया। 27 में आते हैं। कंपनी हैड रिटेन अर्निंग ऑफ $3,600 ऑन 1 जुलाई 2018 के ओपनिंग बैलेंस जो था इसका 1 जुलाई 2018 को वो 3,600 का था। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2019 का जो आपका ईयर एंड है उसमें आपने 20,000 का प्रॉफिट कमाया। एन इंटरम ऑर्डिनरी शेयर डिविडेंड, मैंने अभी आपको समझा के आ रहा हूँ कि डिविडेंड क्या होता है, कि जो हम शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं उसे हम डिविडेंड कहते हैं। इंटरम का मकसद ये हो गया कि ड्यूरिंग द ईयर जो आपने डिविडेंड दिया, एक फाइनल डिविडेंड होता है जो ईयर एंड के ऊपर दिया जाता है। इंटरम का मकसद है कि बीच में जो आप डिविडेंड दे रहे हैं उसे इंटरम डिविडेंड कहते हैं। वो फिर $2,000 का आपने अपने शेयर होल्डर को दिया, वॉज पेड एंड ए ट्रांसफ़र वॉज मेड टू जनरल रिजर्व। और एक कुछ रकम जो थी बाकी या जो भी एक ट्रांसफ़र जो है आपने जनरल रिजर्व के अंदर भी कुछ रकम जो है वो ट्रांसफ़र की। द रिटेन अर्निंग्स ऑन 30 जून 2019 अमाउंटेड टू $15,600। एंडिंग रिटेन अर्निंग का बैलेंस भी उसने आपको बता दिया है जो $15,600 है। कहता है हाउ मच वाज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ये बताइए कि जनरल रिजर्व के अंदर कितनी रकम आपने ट्रांसफ़र करी। 4 चॉइसेस दी हुई हैं। इसको करने का आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ। सिंपल, आप रिटेन अर्निंग का लेजर बना लें। रिटेन अर्निंग को लिखें ऐसे करके, इसका लेजर बनाएं। देखिए, ओपनिंग बैलेंस जो होगा ना उसका तो सुकून से उठा के क्रेडिट बैलेंस में भी समझा के आ रहा हूँ, बैलेंस बीटी करके क्रेडिट साइड पर लिखते हैं। देखें ये 3,600 दिया हुआ है, इसको यहाँ ला के लिखते हैं इत्मीनान के साथ। अब आगे आ जाएं। आगे जो है प्रॉफिट आपको करा, तो प्रॉफिट का मकसद हुआ कि इनकम स्टेटमेंट से जो है कितने पैसे आपके पास आए। आपके पास 20,000 रुपीज़ जो है रिटेन अर्निंग में है। और रिटेन अर्निंग को क्रेडिट, अब इनकी एंट्री क्या पास करेंगे, इसकी जो ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट उसे कहते हैं इनकम स्टेटमेंट को डेबिट कर देते हैं।
और हम क्या करते हैं, रिटेन्ड अर्निंग को क्रेडिट कर देते हैं। इसीलिए देखिए हम क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये अमाउंट आपने रिटेन्ड अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, ये आ गया आपके पास। उसके बाद इंटरम ऑर्डिनरी डिविडेंड आपने जो है शेयर डिविडेंड जो है पे किया। डिविडेंड पे करने की एंट्री क्या पास करते हैं, डिविडेंड रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट कर देते हैं और डिविडेंड पेएबल को क्रेडिट कर देते हैं, फिर डिविडेंड पेएबल को डेबिट करते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो पहली एंट्री क्या पास करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। तो रिटेन्ड अर्निंग को आपने डिविडेंड की वजह से डेबिट किया, कितने से डेबिट किया, 2000 से आपने डेबिट किया, देख रहे हैं आप। और फिर एंडिंग बैलेंस भी उसने आपको दे दिया 15,600 का। आपको पता है कि जो जिनकी वो अकाउंट्स जिनकी नेचर क्रेडिट बैलेंस की होती है, उनका जो बैलेंस सीडी है वो डेबिट साइड पर आता है। वो चीज़ें जिनकी नेचर लाइक एसिड्स आपके हो गए, इसका जो बैलेंस होगा वो फिर क्रेडिट साइड पर आएगा और अगले साल या अगले पीरियड के अंदर फिर दोबारा डेबिट साइड पर आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है। इसका जो एंडिंग बैलेंस है उसको आप यहाँ लिखते हैं बैलेंस सीडी करके, और यही अगले साल देखें यहाँ पर आ जाएगा जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस लिखा था। तो बैलेंस सीडी अभी कितना है, 15,600 आपका है। तो ये आपने जब आपने लेजर के अंदर इसकी पोस्टिंग करी तो आप सुकून के साथ इसको उठा के आप इसका टोटल कर लें। तो देखिए 20,000 का प्रॉफिट था, 3,600 का आपका बैलेंस था, तो 23,600 ये आपकी क्रेडिट साइड आ गई। वेयरएज अगर आप डेबिट साइड देखें तो 15,600 का एक अमाउंट है और 2,000 का एक अमाउंट है, तो ये 17,600 बनता है। ये आपको लेजर का कंसेप्ट पता होना चाहिए। पता है आपको कि दोनों साइड्स हमेशा इक्वल होती हैं, तो ये इक्वल तो नहीं है। अब फिर बाकी रकम कहाँ गई, तो बाकी रकम एक्चुअली आपने जर्नल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र करी। वो कितनी है वो हम देख लेते हैं। 23,600 में से जब मैंने उसको माइनस किया तो आई गेट 6,000, मेरे पास 6,000 का अमाउंट आता है बैलेंसिंग फिगर। ये एक्चुअली जर्नल रिज़र्व के अंदर आपने ट्रांसफ़र किया था, और जब रिटेन्ड अर्निंग से जर्नल रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे तो एंट्री क्या पास करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट करेंगे, जर्नल रिज़र्व को क्रेडिट करेंगे। तो क्योंकि आपने रिटेन्ड अर्निंग को डेबिट किया है और हम रिटेन्ड अर्निंग का लेजर बना रहे हैं, तो जर्नल रिज़र्व का हवाला देके हमने लिख दिया। तो एक्चुअली $6,000 की रकम जो है वो रिटेन्ड अर्निंग से आपने जर्नल रिज़र्व के अंदर ट्रांसफ़र करी। और कंसेप्ट आपके पास क्लैरिटी से होना चाहिए। स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है कि ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस में जो प्रॉफिट है उसको आप प्लस कर लें, दोनों को प्लस करने के बाद में डिविडेंड की रकम जो है वो माइनस कर दें और उसके अंदर से एंडिंग बैलेंस को माइनस कर दें, तो ऐसे भी आप निकाल लें। और अगर लेजर का कंसेप्ट अच्छा है, ऐसे करना चाहें तो ऐसे कर लें, कोई हर्ज नहीं है। आप स्टेटमेंट में भी लिखेंगे तो इन्हीं फिगर्स को लिखेंगे। और देखें आपके पास जो चॉइसेस हैं, आपने 6,000 का बैलेंस निकाला और आप सी चॉइस जो है देखें इसके अंदर 6,000 की फिगर लिखी हुई है, तो 27 के अंदर हम सेफली कह सकते हैं अपनी वर्किंग के हिसाब से कि सी चॉइस जो है हमारी सही है। हम 28 के अंदर आते हैं। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मैन्युफैक्चरर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करी। प्राइम कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ये प्राइम कॉस्ट क्या होती है, अगर डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को मैं अगर प्लस करूँ, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर इन दोनों को मैं अगर प्लस करूँगा, और अगर रॉयल्टीज़ भी होती है समटाइम्स अगर दी हुई है, तो इन तीनों को मिला के जो फिगर बनती है उसे हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। तो ये इसने मिलाकर आपको दे दी। और फैक्ट्री कॉस्ट जब भी आप निकालने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड क्या होता है, 3 एलिमेंट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एक डायरेक्ट मटेरियल, एक डायरेक्ट लेबर हो गया, और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के अदर ओवरहेड्स जो आपके लग रहे हैं, फैक्ट्री के एम्प्लॉइज़ की सैलरीज हो गई, हीट लाइट वगैरह के एक्सपेंसेस आपके हो गए। तो ये इनडायरेक्टली जितने भी एक्सपेंसेस मटेरियल और लेबर को हटाकर लग रहे होते हैं, रॉयल्टी को हटा के, वो तमाम के तमाम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में चले जाते हैं। अगर इन तीनों फिगर्स को मैं प्लस करूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहलाती है मेरी। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस का मकसद है जो माल शुरू के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ था, जिस पे मैं काम कर रहा था, उसको मैं प्लस कर दूंगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मेरी कितनी आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर 3 चीज़ें शामिल हो गई मेरी, डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गई, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गया। उसके अंदर मैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को ऐड करूंगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को क्यों ऐड करूंगा, क्योंकि ये वो मटेरियल था जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था। और उसके अंदर से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस, जो माल अभी जिस पे हम काम कर रहे हैं, जो फिनिश नहीं हुआ, वो मैं लेस कर दूंगा उठा के। तो फिर मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाती है कि जो माल मैंने बनाया उसकी लागत, उसकी कॉस्ट कितनी थी।
तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, यहाँ देखें आपके पास इसने ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस भी दे रहा है, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये तो फिर माल जब बन गया और आप उसे कस्टमर्स तक पहुंचा रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। लोन इंटरेस्ट, जो लोन आपने लिया था उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट के अंदर चला जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में नहीं जाएगा ये। तो कहता क्या है, व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि मैं आपको बता कर आया कि प्राइम कॉस्ट आपकी 81,200 थी, इसके अंदर आप प्लस कर लें, 81,200 में प्लस करें 63,200, तो ये आ गया आपके पास मिला के 144,400। इसके अंदर ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस कर दें जो 8,500 है, यह आपके पास आ गया 152,900, और ये जो एंडिंग वर्क इन प्रोसेस है इसको माइनस कर दें, वो कितना है आपके पास 10,300, तो 10,300 152,900 में से लेस कर दें 10,300, तो यू गेट 142,600। सिंपल कंसेप्ट है, 142,600। अगर आप देखें तो 28 के अंदर जो चॉइस ए है, देखें इसके अंदर 142,600 आपको दे रहा है। सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए हैं तो अच्छी बात है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैन्युफैक्चरिंग के मैंने बहुत सारे सवाल कराए हैं, कराचियंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाएं, उसके प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के पेपर जो पेपर 2 है वो मैंने बहुत सारे पेपर्स कराए हैं, उसमें बार बार मैन्युफैक्चरिंग का सवाल रिपीट हुआ है। तो अगर आप उन लेक्चर्स को जाकर ध्यान से देख लेंगे, और अगर आपने नहीं भी पढ़ा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का एक बाकायदा फ़ोल्डर भी मिलेगा जिसमें मैंने पूरे कंसेप्ट्स इसके समझाए हैं कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है आती है, और ट्रेडिंग बिज़नेस के अंदर और मैन्युफैक्चरिंग बिज़नेस के अंदर फ़र्क क्या होता है, कौन सी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नई, जिनकी नेचर जो है वो ज़रा डिफरेंट होती है, और वो चीज़ें आपको ट्रेडिंग जो कंपनीज़ होती हैं जो ट्रेडिंग कर रही होती हैं उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती। लाइक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया, एंडिंग वर्क इन प्रोसेस हो गया, ओपनिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो गई, एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री हो गई। तो बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, वहाँ जाकर देखिएगा, और फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर पूछिएगा मुझसे। यहाँ जो सवाल था हमारा, हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमने देखी कि प्राइम कॉस्ट हमें दी हुई थी, फैक्ट्री ओवरहेड को हमने उसके अंदर प्लस कर लिया, तो उसके बाद ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस को प्लस कर दिया हमने, और एंडिंग को माइनस कर दिया, तो हमारे पास 142,600 आ गया। वो फिर हमने इसको, चॉइस ए जो थी हमारी वो करेक्ट थी। 29 में आते हैं, विच आर यूज्ड टू रिकॉर्ड द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय एन एम्प्लॉई, विच आर यूज टू रिकॉर्ड के नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय एन एम्प्लॉई, कि अगर कोई एम्प्लॉई काम कर रहा है तो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे उसके घंटों को रिकॉर्ड करने के लिए, कि वो घंटे जो उसने काम करे वो रिकॉर्ड कहाँ पर होंगे। तो देखिए इसके लिए तो क्लॉक कार्ड होता है कि आप बाकायदा जाते हैं, कार्ड को अपने पंच करते हैं। उसके अलावा टाइम शीट वगैरह होती है कि कुछ लोग ये क्लॉक कार्ड नहीं है तो टाइम शीट के ऊपर भी साइन ऑफ कर रहे होते हैं। आप जब किसी ऑफ़िस के अंदर जाएंगे तो फिर जाने के बाद आप अगर ऑफ़िस में एंटर हो गए तो फिर आप यूँ सोचें कि आपकी प्रेजेंस कैसे रिकॉर्ड होगी। अगर एक कंपनी के अंदर हज़ारों लोग काम कर रहे हैं तो वो हज़ारों लोगों की रिकॉर्डिंग के वो आए हैं ऑफ़िस या नहीं आए हैं, वो किस तरीके से होगा। तो उसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम भी होता है, क्लॉक कार्ड भी होते हैं कि हर एम्प्लॉय अपने कार्ड को पंच करेगा, या फिर ये कि सम टाइम शीट्स रखी हुई होती हैं कि जब आप अपने ऑफ़िस में जाएंगे तो वहाँ पर फिर आप बाकायदा रजिस्टर में लिखेंगे कि आप आए हैं ऑफ़िस में, स्टेट को टाइम क्या है, और उस पर साइन ऑफ़ करेंगे और जाते हुए भी साइन ऑफ़ करेंगे। तो क्लॉक कार्ड एंड टाइम शीट यूज़ होती हैं। जो पहला ऑप्शन है पे स्लिप, पे स्लिप तो वो है जब आप काम करेंगे आपको जब तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी तो पे स्लिप मिलेगी, और पे स्लिप असल में बनती ही जो आपकी जो अटेंडेंस है वहाँ से बनती है। तो पहली चॉइस जो है वो गलत नहीं हुई, क्योंकि वो कहता है कि नंबर्स ऑफ आवर्स रिकॉर्ड करने के लिए कौन सी चीज़ें होंगी। तो टाइम का क्लॉक कार्ड एंड टाइम शीट, ये जो चॉइस बी है जो मैंने आपको बताया है कि क्लॉक कार्ड एंड टाइम शीट, ये एक्चुअली इस्तेमाल होती है। अब तो बायोमेट्रिक सिस्टम है कि आप जाएंगे, आपका चेहरा जो है वो
सामने आ जाएगा, नंबर्स आप अपना जो एम्प्लॉई कार्ड देती है कंपनी, वो कार्ड स्वैपिंग करेंगे, आपका चेहरा सामने आ जाएगा फेस रिकग्निशन के साथ, फिर वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड कर लेता है आपके टाइम को कि आप कब आएँ। तो टाइम क्लॉक या क्लॉक कार्ड वगैरह होते हैं कंपनी में, तो क्लॉक कार्ड एंड टाइम शीट इज़ द राइट चॉइस। पे स्लिप बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको समझाया। वेजेस शीट एंड वेजेस शीट तो फिर वो है जो उस पर वेजेस आप बना रहे हैं बैठकर। तो अभी तो वो कह रहा है कि जो घंटे रिकॉर्ड करने वाला है, तो फिर चॉइस बी आपकी जो है वो फिर राइट चॉइस है 29 के अंदर। 30 के अंदर आते हैं, ट्रेडर प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक ट्रेडर ने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ट्रेड रिसीवेबल कहता है, ट्रेड रिसीवेबल क्या है? द अमाउंट यू हैव टू टेक फ्रॉम योर कस्टमर्स, ये आपका करंट एसेट्स होता है। ट्रेड पेबल, जो आपने माल खरीदा बेचने के लिए, दिस इज़ योर करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी होती है। इन्वेंट्री आपका एसेट्स है, वो माल जो आपने ख़रीदा था और वो बिकने से बच गया, सेल नहीं हो सका, उसे इन्वेंट्री कहते हैं। तो ये इन्वेंट्री है, आपके पास जो पड़ा हुआ है माल अभी बिका नहीं है, ये भी आपका करंट एसेट होता है, क्योंकि करंट एसेट हर वो चीज़ जिसका इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिले विद इन अ ईयर। तो कैश भी आपका करंट एसेट्स है, ये कैश करंट एसेट्स है। बैंक, अलबत्ता देखें, बैंक का डेबिट बैलेंस होता है नॉर्मली, क्योंकि आप बैंक में जब पैसे जमा करते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं, कैश को क्रेडिट करते हैं। व्हेन यू रिसीव अ चेक फ्रॉम योर कस्टमर, हाउ यू विल रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन? यू विल सिंपली डेबिट आप करेंगे बैंक को, वो चेक बैंक में जमा करा देंगे, और ट्रेड रिसीवेबल को आप क्रेडिट कर देंगे। तो बैंक क्या होता है? बैंक का नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। एसेट जितने भी होते हैं, याद रखिएगा, उन सबके नॉर्मल बैलेंसेस डेबिट होते हैं। लाइबिलिटीज़ के नॉर्मल बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होंगे। रेवेन्यू के नॉर्मल बैलेंसेस हमेशा क्रेडिट होंगे। एक्सपेंसेस के नॉर्मल बैलेंसेस हमेशा डेबिट होंगे। ये बेसिक है अकाउंटिंग की, इसको बार बार रिपीट कीजिएगा। ये कंसेप्ट आपके, आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी करें, चार्टर्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी के अंदर जाएँ, CCA करें, MBA करने के लिए जाएं, आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे, तो वट एवर यू आर गोइंग टू डू, आई एम टू से फॉर गेटिंग योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इफ़ यू आर स्टडिंग अकाउंटिंग, द बेसिक कंसेप्ट्स आपके जो है वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। तो मुझे एक थोड़ा सा जोक याद आया कि मैं आपको सुनाता हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं जो बाज़ औक़ात आपकी समझ में नहीं आते। एक CFO, ही वॉज द ग्रेट, आई मीन टू से वेरी स्मार्ट CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कि किसी कंपनी का वो फाइनेंस का बड़ा आदमी कि जो सब कुछ कर रहा होता है, इसे आप डायरेक्टर फाइनेंस कह लें, CFO कह लें। तो वो बहुत स्मार्ट किस्म का आदमी था और वो कंपनी में काम करता था। लेकिन एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो जब भी उसको कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो एक कॉपी, एक पेपर था उसको वो निकालता था, और अकाउंटिंग में जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आती थी जिस पे फैसले करने होते थे, तो वो उस कागज़ को निकाल के जब फंसता था तो वो देखता था उस कागज़ को और फिर रख दिया करता था। लोग बहुत हैरान होते थे कि यार ये पता नहीं क्या देखता है ये बंदा इस कागज़ के अंदर। एनी हाउ वन डे अनफॉर्चुनेटली ही डाइड, उसकी डेथ हो जाती है। तो जब आती है तो उसका वो रजिस्टर वगैरह, जब वो ऑफिस में चीज़ें उसकी जब पैकअप हो रही होती हैं, तो वो कागज़ मिलता है लोगों को, और आप यू विल बी, आई मीन टू से सरप्राइज कि उस कागज़ के अंदर बेसिकली डेबिट एंड क्रेडिट लिखे होते हैं कि डेबिट कौन सी चीज़ होती है, और डेबिट हम किस अकाउंट को कब डेबिट करते हैं और किस अकाउंट को हम कब क्रेडिट करते हैं। अगर एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट हो जाते हैं, अगर एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट हो जाएगा, अगर लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट हो जाएगी, अगर डिक्रीज़ होगी तो डेबिट हो जाएगी। तो इंटरेस्टिंगली, दैट वाज सिंपली ए जोक, लेकिन आई जस्ट वांट टू रीइटरेट कि कितना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपके ये कंसेप्ट्स नहीं हैं। ही वाज द CFO बट ही वाज लुकिंग एट द, आई मीन टू से, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि व्हाट एंट्रीज आर, क्या एंट्री होंगी, डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। तो ये जोक तो था, लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझने की ये है कि ये तमाम कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं तो फिर इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रह जाता है करने के लिए, और जब आप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना शुरू करते हैं तो चीज़ें आसान होती हैं। तो बेसिक हमेशा याद रखिएगा मेरी बात कि व्हेन एवर यू आर इन ट्रबल फॉर डूइंग एनीथिंग, गो टू द बेसिक। जो बेसिक है उस पर जाएं, जो बेसिक आपकी क्लैरिटी के साथ आ जाएगी तो फिर आपकी समझ में चीज़ें आ जाएंगी। अब देखें, ये सवाल है, इसके अंदर बेसिक क्या है कि आपकी रिकग्निशन होनी चाहिए अकाउंट्स की। क्या जैसे ही आप देखें तो आपको समझ आ जाए कि भाई ये एसेट है, मेरा एसेट है तो कौन सा एसेट है, करंट एसेट्स है, नॉन करंट एसेट्स है, क्या ये मेरी लाइबिलिटी है। बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस है, जैसे मैंने कहा लिखा हुआ था, मैंने फ़ौरन कह दिया कि ये करंट लाइबिलिटी है।
हालांकि क्रेडिट है, लेकिन मेरी समझ में आ गया देखते के साथ ही कि यार बैंक का तो नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, अगर ये क्रेडिट लिखा हुआ है तो इसका मकसद है कि बैंक से हमने अपने अकाउंट से ज़्यादा पैसे निकलवा लिए, जब भी तो क्रेडिट बैलेंस आ गया। तो अकाउंट की रिकग्निशन आपको होनी चाहिए। मांगता क्या है, कहता है व्हाट वाज द करंट रेशो, ये बताएं करंट रेशो क्या है। करंट रेशो का फार्मूला आपको पता है कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट रेशो जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो देखिए, आप लाइफ सिंपल है आपकी, अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर हैं तो देखिए करंट एसेट्स एक तो 12,000 का करंट एसेट्स है आपका जो मैंने बताया, एक 15,000 का करंट एसेट्स है इन्वेंट्री, और एक कैश है 100 का। तो ये सब मिलाता हूँ मैं तो 27,100 बनते हैं। 27,100 ये आ गए आपके पास। और करंट लाइबिलिटीज़ आपकी कितनी है? देयर आर टू करंट लाइबिलिटीज़, वन इज़ द ट्रेड पेएबल विच इज़ $8,000 एंड अदर इज़ द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक विच इज़ $2,000। इट कम्स $10,000। So if I divide 27,100 by 10,000, what I get? I get 2.71. 2.71 ratio 1. It means you have $2.71 to pay 1 rupee liability. करंट रेशो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं कि you have $2.71 to pay off $1 liability. तो it means the करंट रेशो का नॉर्मल स्टैंडर्ड जो है 1.5 से 3 तक होता है, depending on the different companies structure. Normally the ratio shows कि business is good, 2.71, we have $2.71 हैं एक रुपये की लाइबिलिटी पे करने के लिए $1 की। तो देखिए सी चॉइस के अंदर 2.71 उसने आपको दिया हुआ है, तो सी चॉइस आपकी सही होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपने देखा किस तरीके से हुआ, इसमें डिफरेंट कंसेप्ट इस्तेमाल हुए थे। देखिए ये MCQ का जो क्वेश्चन है ये मैं बहुत डिटेल से इसलिए कराता हूँ और मैं लेक्चर्स को तोड़ता भी इसलिए हूँ कि कुछ कंसेप्ट अगर मैं इसको पूरा करा दूँ आपको तो फिर ये होगा कि आप लॉस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो इसकी लॉजिक ये है कि अगर आप छोटे छोटे पीसेस के अंदर इसको देखेंगे और फिर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट विच आई हैव बीन टेलिंग यू व्हेन सिंस आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स ऑन अकाउंटिंग कि देर आर टू थिंग्स। वन इज़ द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स, कि आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यू शुड बी प्रैक्टिसिंग मोर। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी एबल टू से फीलिंग कॉन्फिडेंट कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग एंड योर कंसेप्ट्स आर वेरी मच क्लियर, टेक माई वर्ड्स, you will be in great trouble in hot water in exams. You won't be able to attempt the paper with confidence. So if you would like to get A+ in your exam, you need to practice more and more. And what material you should be using for practice, again I want to say examination papers, because when you solve these papers, you will be getting the confidence, you will be knowing the style of the examiner, how he is setting the paper, and when time and again you will be repeating or doing different questions time and again, it will, I mean to say, become the second nature of your brain. जब एग्ज़ाम्स के अंदर you will be sitting in the examination hall, you will feel more confident and automatically you will be managing the time within the time frame given in your exam. You will be able to qualify the paper with A+. Take my words. If you are not practicing, then there is a danger. सो प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के लिए पास्ट पेपर्स यूज़ करें। प्राचीन एकेडमी के अगर आप यूट्यूब चैनल पर जाएं तो पास्ट पेपर्स बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको मिलेंगे। आप अगर उन्हीं को प्रैक्टिस कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और अगेन अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर कमेंट्स के अंदर लिखें, आई विल बी रिकॉर्डिंग माई लेक्चर्स। और वी आर सिटिंग इन कराची एट नीपा गुलशन इकबाल। अगर कोई बच्चा आसपास है जिसको प्रॉब्लम्स हो रही है तो प्रैक्टिकली भी वो यहाँ आ सकता है। वी आर प्रोवाइडिंग हेल्प कि यहाँ वो आ जाए। यहाँ सैटरडे संडे को मैं होता हूँ, तो नॉर्मली आके अगर किसी को कोई फिज़िकली आसपास रहता है बच्चा तो वो यहाँ आकर भी पूछ सकता है मुझसे। अदरवाइज़ फिर आप कमेंट्स लिखें, कमेंट्स के अंदर भी चीज़ें फिर हम सॉल्व कराएंगे। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पेपर्स के साथ मिलते हैं। आज हमारा अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर ख़त्म हो गया। अब हम 2018 के अंदर समर का MCQ करेंगे और इसका पेपर 2 ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड करा चुका हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगले लेक्चर के साथ। ये नॉलेज जो मैं स्प्रेड जो हम कर रहे हैं यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको स्प्रेड भी करें अपने दोस्तों के अंदर।
और मिलते हैं इंशाल्लाह फिर एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।